जब मीडिया उनको चढ़ा रही थी तब अच्छी थी। आज जब मीडिया सत्तारूढ़ सरकार की निंदा करती है तो मीडिया गंदी है। मीडिया ने उनको आसमान पे चढ़ा दिया, आज उसी मीडिया पर वो जो है वो उसको जो है वो कोस रहे हैं। जनता का काम करने के बजाय इसी तरह से लगे रहेंगे मीडिया के पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी इस दल के पीछे, कभी एलजी के पीछे, कभी संविधान के पीछे, कभी भारत सरकार के पीछे, तो ऐसे कैसे काम करेंगे? तो अरविंद केजरीवाल जी को बोलने के पहले, कुछ करने के पहले सोचना चाहिए। उन्होंने अपने लिए क्या लागू किया था, वो दूसरे के लिए क्या लागू करना चाहते हैं। हमारे लोकतंत्र के ऊपर एक हमला है। अरविंद केजरीवाल वही गलती कर रहे हैं जो राजीव गांधी ने की थी जब वो एंटी डेफेमेशन लॉ लाए थे। ये दर्शाता है कि भाई आप हिपोक्रेट हैं, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच में रियली नहीं बिलीव करते और मीडिया का मुंह बंद करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार। दुनिया के किसी भी लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि उसका नागरिक यानी आप अपने अधिकारों, कर्तव्यों को समझें और इसके लिए बेहद जरूरी है कि वो सही सूचनाओं से लैस हो। झूठी, खराब या अधकचरी सूचनाओं से लैस नागरिक लोकतंत्र के लिए घातक हो सकता है। कई बार लोग यह मानने की गलती कर जाते हैं कि अगर नेता बेहतर होगा तो लोकतंत्र बेहतर हो जाएगा और उसी तरह से नागरिक भी। ऐसा कभी नहीं होता है। नागरिक को ही जागरूक होना पड़ता है, तभी नेता और लोकतंत्र बेहतर होता है। ये फोटो क्लियर कर लीजिए। इसलिए आप अपने जीवन में न्यूज को महत्व देते हैं। कुछ लोग टॉयलेट में भी अखबार लेकर जाते हैं और कुछ ट्रेन में खड़े खड़े मोबाइल फोन पर न्यूज साइट देखते हैं। कुछ लोग नियमित रेडियो सुनते हैं तो कुछ लोग शाम को घर पहुंचकर टीवी ऑन करते हैं जानने के लिए कि देश दुनिया में क्या हुआ। अगर खबरें जरूरी नहीं होती तो महंगाई के दिनों में आप 2 किलो आलू में कटौती की जगह अखबार या टीवी बंद कर देते। हर नागरिक मानता है कि उस तक पहुंचने वाली सूचना निष्पक्ष और विश्वसनीय हो। सरकार भी अपने माध्यमों से न्यूज पहुंचाती है। हर संस्थान अपनी दावेदारी ही इस बात पर करता है कि वो सबसे सही और निष्पक्ष खबरें दिखाता है। इसीलिए कई मीडिया संस्थानों के टैगलाइन में सत्य होता है, खबर में हो या ना हो। आप खबर पढ़ते वक्त इस बात को महत्व देते हैं कि पेशेवर पैमानों का पालन किया गया होगा। इसलिए अब ट्विटर से लेकर ट्रैक्टर पर पत्रकारों की जीवन शैली से लेकर मित्र मंडली की चर्चा होने लगी है, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि मीडिया कितना स्वतंत्र है। कई लोग हमें भी कहते हैं कि आप खुलकर बोलते हैं। आप सोचिएगा कि क्यों किसी पत्रकार से कहते हैं कि आप खुलकर बोलते हैं। क्या आप मुझे यह कहना पसंद करेंगे कि रविश जी आप बहुत अच्छा करते हैं, डर डर कर बोलते हैं, खुलकर नहीं बोलते हैं। अच्छा करते हैं कि सरकार की दिन रात वाहवाही करते हैं, क्योंकि हमने इसी सरकार को वोट किया है। मैं अक्सर ऐसी तस्वीरें लेता रहता हूं जब आप नागरिक आंखें गड़ाकर अखबार पढ़ रहे होते हैं। क्या तब भी आप इन अखबारों को चाव से पढ़ेंगे? ये सिर्फ सरकारी प्रेस रिलीज से भरे हों। मुझे नहीं लगता कि आप इतने बोरिंग पाठक या दर्शक हैं। आप जरूर सरकारी दावों के समानांतर अलग दावे या राय जानना चाहते होंगे। नौकरशाही बेलगाम है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई नेता अपनी नौकरशाही को यह रास्ता बताए कि मीडिया पर कैसे लगाम लगाएं, तो सोचिए कि इसका असर क्या होगा। वैसे मीडिया की आजादी के मामले में आपका महान मुल्क भारत, जिसका नाम इंडिया है, उसका स्थान 180 देशों में 136 है, पहले से काफी खराब है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक सर्कुलर जारी किया है कि अगर उन्हें लगे कि कोई खबर सही नहीं है या आपत्तिजनक है तो प्रमुख सचिव से कहकर आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवा सकते हैं। आरोप साबित हुआ तो आपके संपादक या रिपोर्टर को 2 साल की जेल हो सकती है। सरकार ने खबरों पर निगरानी के लिए कमेटी भी बनाई है, जो रोज सुबह पहले 9 से 11 के बीच शिकायतें छांटेगी और प्रमुख सचिव को दे देगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने मामले में अदालत से कहा है उन्होंने कि ये जो मानहानि के प्रावधान है अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ हैं, इनमें आपराधिक सजा नहीं होनी चाहिए। मगर शायद उनके दिमाग में 2 प्रकार की आजादी है, एक केजरीवाल आजादी, दूसरा मानहानि वाली आजादी। खुद केजरीवाल पर आरोप है कि बिना किसी सबूत के प्रेस क्लिपिंग पर अब वो आरोप लगा देते हैं, सबूत नहीं देते हैं। मानहानि और कानून के चक्करों से हर रिपोर्टर डरता है और डरेगा। मानहानि का लाभ हानि ही करता रह जाएगा। वैसे हमारे देश में कई बार उद्योगपति ऐसे साधारण से नोटिस भेजकर रिपोर्टर को डरा देते हैं। अब सरकार भी वही करेगी। आप में से कई लोग हमसे संपर्क करते हैं कि फलाने विभाग में घपला चल रहा है या अधिकारी लापरवाह है, इसकी खबर लिखिए ताकि सरकार कार्रवाई करे। आप नागरिक एकदम सही काम करते हैं ऐसा, लेकिन जब सरकार अपने अधिकारी से कहे कि कुछ आपत्तिजनक लगे तो हमको बताओ, हम रिपोर्टर पर मानहानि करेंगे, तो हमारे साथ आप भी मुकदमे में लपेट लिए जाएंगे। लिहाजा ये सर्कुलर प्रेस के साथ साथ आपके खिलाफ भी है। दुनिया में कोई ऐसी खबर नहीं होती जो 100% सत्य हो, बल्कि खबरें सत्य के नहीं तथ्य के करीब होती हैं। कई बार बिल्कुल करीब होती हैं तो कई बार
दूर होकर भी सही निशाने पर लगती हैं। ऐसी तमाम खबरों के आधार पर सरकारें गिरी हैं और लोकतंत्र बचा है। जिस तरह से मीडिया हर दौर में अच्छा या बुरा रहा है, उसी तरह से हर दौर में सरकारों ने मीडिया को साधने का प्रयास किया है और मीडिया ने अपनी जगह बनाई है। मीडिया के एक ऐसे ही दौर की टिप्पणी सुना रहा हूं। कोई कितना भी चिल्लाता रहे, अखबार वाले सुधरते नहीं हैं। लोगों को भड़काकर इस प्रकार अखबार की बिक्री बढ़ाकर कमाई करना यह पापी तरीका अखबार वालों का है। ऐसी झूठी बातों से पन्ना भरने की अपेक्षा अखबार बंद हो जाए या संपादक ऐसे काम करने के बजाय पेट भरने का कोई और धंधा खोज ले तो अच्छा रहेगा। अच्छा है 2015 में मीडिया को बाजारू कहने वाले मोदी या मीडिया को मानहानि से डराने वाले केजरीवाल ने नहीं, बल्कि महात्मा गांधी ने यह बात कही। लेकिन साल कुछ और था, 12 फरवरी 1947। उस दौर का उदाहरण इसलिए दिया जब भारतीय प्रेस अंग्रेजों से लोहा ले रहा था टाइप की बातें कही जाती हैं। एक उदाहरण से खुश होने की जरूरत नहीं है। गांधी को कोट इसलिए कर रहा हूं कि जिस सरकार ने मानहानि के लिए निगरानी का सर्कुलर निकाला है, उसके नेता भी एक पार्ट टाइम गांधी पार्ट 2 पकड़ लाए थे और अपनी लड़ाई को आजादी की दूसरी लड़ाई बता रहे थे। पहली आजादी की लड़ाई के टाइम में जब बॉम्बे क्रॉनिकल नाम के अखबार को मानहानि के केस में जुर्माना भरना पड़ा, तो गांधी जी ने 7 अगस्त 1924 को यंग इंडिया में लिखा कि प्रेस लॉ की जगह राष्ट्रद्रोह और मानहानि के नाम की नई गतिविधि ने जगह ले ली है। अखबार का संपादक लिखते समय सोने की तराजू पर अपने शब्दों को नहीं तौलता है, जल्दबाजी में गलती कर सकता है। मानहानि के ये मुकदमे भारतीय पत्रकारिता का मनोबल तोड़ने के लिए हैं, ताकि जन आलोचना सतर्क और दब्बू किस्म की हो जाए, ऐसे खुलकर बात ना हो। मैं गैर जिम्मेदार या अनुचित आलोचना को पसंद नहीं करता, लेकिन सतर्क रहने की आदत अंदर से आ जानी चाहिए, बाहर से नहीं थोपा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री केजरीवाल मीडिया के पब्लिक ट्रायल की बात करते हैं, जहां भीड़ फैसला करे, फिर सर्कुलर निकालते हैं और इन दोनों के बीच ये फैसला करते हैं कि टीवी की बहस में सरकार या पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं जाएगा, जो कि नहीं है। आप अच्छा काम कर सकते हैं तो क्या किसी अच्छे व्यक्ति को यह अधिकार दे दिया जाए कि वो दूसरों को अच्छा काम ना करने दे? अगर पत्रकार को कानून का डर दिखाएंगे तो वो जोखिम उठाकर आपके लिए किसी खबर को उजागर करने का अच्छा काम कैसे करेगा? ये बेसिक क्वेश्चन है। बाकी तो जो है सो है ही है, और वो 5 साल तक तो है ही है। ये मानहानि की रंगदारी है या मीडिया को जवाबदेह बनाने का खौफ पैदा करना? प्राइम टाइम में हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि मीडिया की कमियों की सफाई कौन करेगा, मुख्यमंत्री या कोई संस्था? 2013 में हमारी संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने पेड न्यूज के संदर्भ में रिपोर्ट दी है। 11 के साल में ब्रिटेन में लेविसन की रिपोर्ट भी आई है। ये सब वगैरह वगैरह तो हैं ही। तो हमारे साथ प्रोफेसर कमल मित्र चिनॉय साहब हैं JNU के, उर्मिलेश हैं वरिष्ठ पत्रकार, अभय कुमार दुबे जी हैं CSDS से संपादक हैं, नलिन मेहता हैं समाज विज्ञानी और इनकी एक नई किताब भी आई है बिहाइंड ए बिलियन स्क्रीन, और विनीत कुमार हमारे हैं मीडिया आलोचक हैं। एक डिस्क्लेमर है कि विनीत से हमारी मित्रता है और हमारे प्रोजेक्ट में सह लेखक हैं, लेकिन उनका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है जो मीडिया पर लिखते रहते हैं। नलिन, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अपने दर्शकों के हिसाब से की समझ के लिए कि दुनिया के बाकी देशों में क्या हुआ, मतलब ये डिफेमेशन जो है ये कोई बहुत अच्छा तरीका है जिससे मीडिया स्वतंत्र हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है और इस कानून के बाद खबरें ऑब्जेक्टिव हो जाती हैं? ऐसा कहीं हुआ है? देखिए, जहां तक डेफिनेशन की बात है, डेफिनेशन 2 तरह की होती है, एक क्रिमिनल और एक सिविल। हिंदुस्तान की में हमारी प्रॉब्लम ये है कि अंग्रेज चले गए और अपना क्रिमिनल डेफिमेशन का लॉ छोड़ गए। हिंदुस्तान उन दुनिया के बहुत ही कम देशों में ऐसा है जहां पर डेफिमेशन को आप एक क्रिमिनल एक्टिविटी की तरह भी प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। सेक्शन 499 ऑफ सेक्शन 500 क्रिमिनल एक्टिविटी मतलब जेल जा सकते हैं। हाँ, आप 2 साल की आपको जेल हो सकती है। अंग्रेज चले गए, लेकिन 2009 में अंग्रेजों ने अपना सिविल पनिशमेंट, मतलब अगर आप गुटखा खाएंगे तो ट्रांसफर हो सकता है। एग्जैक्टली, जेल नहीं भेज। जी बिल्कुल। अंग्रेजों ने 2009 में अपना जहां तक ब्रिटेन की बात है, उन्होंने अपना लॉ बदल दिया। उसके बाद 2013 में ब्रिटेन में एक और लॉ लाया गया, द डेफेमेशन एक्ट ऑफ 2013, जो लेविसन रिपोर्ट के बाद आया। जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका में 1964 में एक जजमेंट हुआ था यूएस सुप्रीम कोर्ट का न्यूयॉर्क टाइम्स को लेकर, जहां पर उन्होंने बहुत बड़े मापदंड बनाए डेफेमेशन को प्रूव करने के लिए। उन्होंने कहा क्योंकि डेफेमेशन एक ऐसा टूल है, आप बात कर रहे थे कि लोगों को डराने की बात होती है, एक टूल है लोगों को डराने का। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने 1964 में बड़ा क्लियरली कहा कि डेफेमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये चिलिंग इफेक्ट एक पैदा करता है पत्रकारों के ऊपर। इसलिए उन्होंने इसको प्रूव करने के लिए जो मापदंड है इतने ऊपर कर दिए कि बहुत मुश्किल है वहां डेफेमेशन प्रूव करना। और आप तभी किसी एक पब्लिक अधिकारी डेफेमेशन तभी कर सकता है पत्रकारों के खिलाफ जब वो प्रूव कर सके कि बिल्कुल जो बात कही गई है बिल्कुल ये फॉल्स है।
और ये एक गलत इंटेंट के साथ की गई है। उसके बाद उन्होंने उसको एक्सपैंड कर दिया कि जो लोग राजनेता जो हैं, जो पॉलिटिकल ऑफिस के लिए लड़ रहे हैं, वो भी इसमें पब्लिक सर्वेंट के साथ उसको इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो डिफेमेशन का जो लॉ है, ये एक 15वीं शताब्दी का लॉ है और एक 15वीं शताब्दी की ही मानसिकता का भी प्रतीक है। यूपीए की सरकार के गांधी को फॉलो करने वाले देखा नहीं कि गांधी ने इस डेफिमेशन लॉ की आलोचना की है, तो वो भूल गए होंगे। असल में गांधी ने इतना लिख दिया कि फॉलो करने वाला भी कितना फॉलो करे गांधी को, इसलिए मूर्ति लगाओ और चलो जी। और बात यह नहीं है कि कितने लोग इसके तहत प्रोसिक्यूट किए जाते हैं, बात यह है कि क्योंकि ये है, इसका डर बना रहता है, और जब तक ये डर रहेगा, वो चिलिंग इफेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा भारत में भी एक 1994 में एक केस हुआ था, द ऑटो शंकर केस, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट, यूएस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसको हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी बात कही थी और कहा था कि कि इसके लिए सेफगार्ड्स होने चाहिए। लेकिन जब तक ये लॉ, जैसे कि जो आर्टिकल, जहां तक जो गेज का लॉ है, उस तरह के लॉज हैं, जब तक ये हमारे स्ट्रैटेजी बुक में रहेंगे, तब तक लोग हमको धमकाते रहेंगे, पत्रकारों पे एक बंदूक पता नहीं। मोदी जी ने कहा कि मैं पुराने कानूनों को खत्म करने में लगा हूं, तो उसमें ये वाला कानून है कि नहीं है? होना चाहिए, होना चाहिए, हो सकता है, क्योंकि पिछली सरकार के दौरान 2 मंत्रियों ने कहा था कि इस लॉ को हटा देना चाहिए, हटा देना। पिछली सरकार, जिस सरकार में भी बहुत मोइली ने कहा था और मनीष तिवारी ने भी कहा, मनीष तिवारी ने कहा था। पर मुझे एक बात, आपने ब्रिटेन का जो लेवेसन रिपोर्ट के बाद जो डिफेमेशन लॉ आया है, अगर उसके बारे में जानकारी तो आप बता सकते हैं क्या? मतलब उसमें जैसे अमेरिका में मैं देखता हूं जो शील्ड लॉ है, उसमें कोई पत्रकार को मजबूर नहीं कर सकता है कि वो सोर्स बताए, और अगर सोर्स भी बता दे तो ये नहीं माना जाएगा कि उसने उसकी मानहानि की है। तो इस तरह से एक जर्नलिस्ट को प्रोटेक्शन है। इधर तो लगता है कि है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या बदलाव हुआ अमेरिका से? बदलाव ये हुआ, ब्रिटेन में ये बदलाव हुआ कि ब्रिटेन जो था वो दुनिया की लाइबल कैपिटल माना जाता था। 2000 खूब सारे मानहानि के केस, हाँ, मतलब वहां पे, मतलब यूक्रेन में किसी मैगजीन ने किसी यूक्रेनियन बिजनेसमैन के बारे में लिखा, तो उनके लंदन में केस कर दिया और कोर्ट ने उनके खिलाफ मानहानि मान भी ली। उसी तरह एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने एक किताब लिखी थी ऑन सऊदी बिजनेसमैन के बारे में, उनको भी लंदन में किया गया। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 6 चीजें बदली हैं अपने लॉ के अंदर। पहली चीज ये है कि आपको ये पूरी तरह से प्रूव करना पड़ेगा कि बहुत बड़ा सीरियस हार्म हुआ है आपकी रेपुटेशन को। दूसरा, अगर कोई कॉर्पोरेट एंटिटी आप पे मानहानि का दावा करती है, तो उनको दिखाना पड़ेगा कि कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ है उनको आपके वक्तव्य से। तो इस तरह से 6 क्राइटेरिया उन्होंने करे हैं। दूसरी बात, जैसे वेबसाइट ऑपरेटर जो है, पहले ये होता था कि अगर मेरी वेबसाइट है, लोगों ने आके उस पर कमेंट डाले, तो मैं उसके लिए लायबल हूं। अब उन्होंने कहा कि आप मुझे कोई मॉडरेट नहीं करने पड़ेंगे उनके कमेंट्स, वो उनके कमेंट है, अगर मुझे कंप्लेन आए तो मैं उनको हटा सकता हूं। तो इस तरह से 5-6 सेफगार्ड होने क्या है। मतलब मैं आपकी जवाब से सुन रहा हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल से कुछ पढ़े लिखे पूर्व पत्रकार होते तो शायद इतना पढ़ लिए होते, तो फिर ऐसे सुझाव नहीं देते। राजनीतिक तौर पे दुबे जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि क्या हासिल किया? अगर हर मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी भी कहती है, नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि मीडिया मेरे साथ बड़ा निर्मम रहा है, वो अनुचित तरीके से आरोप लगाता रहा और मुझे एक तरह से वेनेडेटा के तहत मेरी छवि को ऐसा बना दिया गया। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो है मीडिया की आलोचना करना, वो सभी को अधिकार है, सभी लोग कर सकते हैं, नेताओं को भी अधिकार है मीडिया की आलोचना करना। मीडिया आलोचना से कोई आजाद और स्वतंत्र शय नहीं है। दूसरी बात यह है कि मीडिया के खिलाफ आप जमकर खड़े हो जाएं और उसके साथ टकराव करने लगें, उसके साथ संघर्ष में चले जाएं। आम आदमी पार्टी के ही एक पुराने नेता जो आजकल आम आदमी पार्टी में नहीं है, उन्होंने पिछले दिनों एक अच्छा सा फिक्रा कहा। उन्होंने कहा, दिल्ली का मीडिया एक ऐसा मीडिया है कि अगर आप उससे प्यार करें तो वो जरूरी नहीं कि वो आपसे बदले में प्यार करे, लेकिन अगर आप उससे झगड़ते हैं तो वो जरूर कमर कस के आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा कि हमने बहुतों को देखा है, हम आपको भी देख लेंगे। एक राजनीतिक रणनीति के तौर पर आम आदमी पार्टी जो भी कर रही है वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के समान है। मुझे याद है कि 1993 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, तो उत्तर प्रदेश का तमाम हिंदी का मीडिया राम जन्मभूमि आंदोलन से बहुत प्रभावित था, उसने सक्रिय रूप से उसमें भाग लिया था। वो उस सरकार के पीछे पड़ गया, तो समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि हम इनके खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन चलाएंगे, अखबारों के खिलाफ। और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जाने लगे, अखबारों के दफ्तरों के सामने प्रदर्शन करने लगे और हंगामे होने लगे। लेकिन दरअसल उसका नतीजा क्या हुआ? कुछ दिनों बाद वो हल्ला बोल आंदोलन बंद कर देना पड़ा और दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार को मीडिया के साथ में एक मित्रतापूर्ण रवैया अख्तियार करना पड़ा। मीडिया में कमियां हैं, कौन नहीं जानता है, सरकार में भी कमियां हैं, लोकतंत्र में भी कमियां हैं, सब में कमियां हैं, लेकिन
मीडिया के खिलाफ कोई भी समझौताहीन संघर्ष अगर कोई सरकार ने राजनेता मुझे 24 चलाना घंटे चाहता बिजली नहीं है दी, तो मेरे जीवन शैली की मानहानि की, तो मैं कहां जाके केस करूं? मेरा कहना है अगर कोई भी राजनेता या पार्टी मैं कहां जाके केस मीडिया के खिलाफ कोई समझौता इसीलिए मैंने कहा कि जो पूर्व पत्रकार हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मुझे तो उसकी बुद्धिमत्ता के ऊपर बहुत शक है। मुझे तो इस कदम की बुद्धिमत्ता के ऊपर बहुत शक है। आम आदमी पार्टी को जल्द ही इस रणनीति से पीछे हटना चाहिए, अपने अंदर सुधार करना चाहिए और इस तरह के किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अभी उन्हें 5 साल तक दिल्ली में सरकार चलानी है। इस लफड़े में अगर वो पड़े तो लगातार इसमें उलझते ही चले जाएंगे और उनके लिए सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये व्यवहारिक रूप से भी उचित नहीं है, सैद्धांतिक रूप से उचित नहीं है। नलिन ने जो आख्यान आपके सामने पेश किया है, मैं शब्द और भावना में दोनों में उससे पूरी तरह सहमत होते हुए कह रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी द्वारा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। ठीक है, मैं दर्शकों को ये बता दूं कि एक लोकतांत्रिक पार्टी ने एक लोकतांत्रिक फैसला लिया है कि वो अपना पक्ष नहीं रखेगी, है ना। तो उस लोकतांत्रिक फैसले का सम्मान करना चाहिए। ये जनता तय करे कि इससे उनका नुकसान क्या है। पर आप कुछ कहना चाहते हैं तो संक्षेप में सेंटेंस कहना चाहता हूं कि जहां तक डेफिनेशन की बात है बाकी देशों में, अमेरिका में उसका फाउंडेशनल प्रिंसिपल ये है कि इन डेमोक्रेसी सेंसर करने की जो पावर है वो लोगों के पास होनी चाहिए, ना कि सरकार के पास। और इसी बेसिस पे यूएस सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन लिया था और ये अरविंद केजरीवाल के लिए भी लाजमी है यही बात।